बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। जी हाँ, वक्त हो चला है चुनावी चक्रव्यूह का, जिसमें चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट्स तो देंगे ही, साथ ही उन सभी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे जो कि जिले में सबसे ज्यादा प्रमुख होती हैं। जो स्थानीय समस्याएं होती हैं वो भी सबसे ज्यादा प्रमुख होती हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्यों का दौरा करके कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान वो विपक्षी दलों पर हमला भी कर रहे हैं। वहीं देवरिया का इतिहास भी काफी पुराना है, क्योंकि हम देवरिया जिले का आज चर्चा करेंगे। देवरिया जिले की स्थानीय समस्याओं के बारे में भी बातचीत करेंगे और लोकसभा चुनाव से भी उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं बिहार राज्य से सीमा साझा करने वाली देवरिया संसदीय सीट का इतिहास देश के पहले लोकसभा चुनाव यानी कि 1952 से शुरू होता है। बता दें, 2014 में यहां से कद्दावर भाजपा नेता कलराज मिश्र ने जीत हासिल की थी। उसके बाद रमापति राम त्रिपाठी ने 2019 में भाजपा को जीत दिलाई थी। बता दें, यहां लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा भी रहा है। स्थानीय मुद्दे और डेमोग्राफी 1992 में गोरखपुर से अलग हुआ देवरिया जिला कभी गन्ना की खेती के लिए जाना जाता था और आज आलम यह है कि किसान सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान ना होने के कारण यहां के किसानों का गन्ने की खेती से मोह भंग होते हुए जा रहा है। और इसके साथ ही अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश के अन्नदाताओं और बेचारी जनता का क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, जो महंगाई की मार से परेशान भी है। बता दें, बाढ़ और बेरोजगारी देवरिया के प्रमुख मुद्दे रहे हैं हमेशा से और आज भी ये प्रमुख मुद्दा अभी भी बना हुआ है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां की सफलता के बाद पूरे देश में कई योजनाएं लागू की जाएंगी और सभी जगह पे एक एक बार ट्रायल करके भी देखा जाएगा। लेकिन इस योजना और सौगात के बाद भी किसानों को कई तरह की सौगात दिए गए, लेकिन किसान अभी भी उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से और भी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और सीएम बने रहेंगे। इसी तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने खुलासा भी किया कि वह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इनको पहले अस्पताल ले जाया जाएगा जहां उनका मेडिकल करवाया जाएगा। अब इस मामले पर गठबंधन ने सियासत तेज कर दी है और सभी बयान आने भी शुरू हो गए हैं। इस मामले पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। भाजपा से अशोक पांडे जी, सपा से जैनुल अख्तर जी और कांग्रेस से देवेंद्र नाथ तिवारी जी हैं। इसके साथ ही सुनीता राजभर जी हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से और डॉक्टर राजेश काशी जी हमारे साथ मौजूद है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शहबाज खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का चुनावी चक्रव्यूह में बहुत ज्यादा स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल सुनीता जी आपसे ही है। देश में किस तरह क्या कुछ चल रहा है अभी फिलहाल, तो आप देख ही रही हैं। साथ ही लोकतंत्र को लेकर के जो सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये भी आप देख रही हैं। तो क्या वाकई में लगता है ऐसा कि किसी तरह की कार्रवाई करना, किसी गलत के विरुद्ध कार्रवाई करना लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है? जी, सबसे पहले तो सोनाली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जो लोग ये इस बात को कह रहे हैं कि संविधान की हत्या की जा रही है, पहले उनसे पूछा जाए कि उन लोगों ने क्या किया है, कब उन लोगों ने संविधान बचाने का काम किया था। तो आज मैं बता देना चाहती हूँ सोनाली जी कि आज जो भी मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, आज गरीब जो जनता है उनके लाभ से खुश है। और तीसरी बार जो है कि इस बार जो है कि मोदी सरकार फिर से बनने जा रहा है 24 में, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और उस गरीब समाज के लिए वो जो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जिनकी लड़ाई आज 21-22 साल से लड़ रहे हैं, उस गरीब समाज को घर घर जो मोदी सरकार की योजनाएं हैं उसको पहुंचाने का काम माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी करने जा रहे हैं। क्योंकि ये दायित्व जो है कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को सौंपा है। जी सोनाली जी। अशोक जी, अभी आपने सारी चीजें सुनी, क्या बताया सुनीता जी ने, सब समझा भी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी के बाद से कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि सरकार जो है तानाशाही कर रही है, विपक्ष में किसी को रहने नहीं देना चाहती और फर्जी तरह के आरोप लगा करके उन सभी को जेल भेजना चाहती है, अपनी तानाशाही चला रही है सरकार।
जी अशोक जी। जाने लगता है जी, आप जवाब दीजिएगा। अशोक जी के साथ हमारा नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो रहा है। जी हेलो, सुनाई दे रहा है? जी 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 जी, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना जी विपक्ष के नेताओं को लोकतंत्र में खत्म करना चाहते हैं लोग कि जो भी लोकप्रिय नेता हमारे विपक्ष में है उनको कहीं ना कहीं, चाहे हेमंत सोरेन साह हो, जी चाहे लालू यादव हो, चाहे ये तमाम ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद जी केजरीवाल का ताजा मामला है, जी मुख्यमंत्री रहते इनको गिरफ्तारी हुई है। जी और जो है इस तरह से जो भी इनको चुनौती दे रहा है कि हम जी आपके खिलाफ एक ऑप्शन है, हमारा एक दिल्ली जो है रोल मॉडल बना, जी वो स्वास्थ्य और शिक्षा में जी बहुत शानदार उन्होंने काम किया, विदेशों का उन्होंने अनुसरण किया, एक पढ़े लिखे अधिकारी रहे और जी उन्होंने जो है स्वास्थ्य और शिक्षा को अच्छा मॉडल दिया। इसकी बेचैनी घबरा कर और भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है इस तरह का जो है काम किया है, गिरफ्तार किया है कि इससे विपक्षी जितने भी नेता हैं वो डर जाए और डर के मारे जो है वो चुनाव या गठबंधन से किनारे हों, जी हमारा रास्ता साफ हो। जो लोकतंत्र के खतरा, ये सबसे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है जो लोकतंत्र के लिए बेहतर जी नहीं है। जी। सुनीता जी, क्या आप वाकई में सहमत हैं? क्योंकि कई बार समन भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, 7 से 8 बार पहले समन भेजा गया था, फिर 9 बार समन भेज दिया गया, वो फिर भी पेश नहीं हुए। तो कहां से ये लोकतंत्र की हत्या हुई और कहां से सरकार अपनी तानाशाही चला रही है? क्योंकि 9 बार समन भेजने के बाद भी पेश नहीं हुए, कोर्ट के आदेश पर ये सब कुछ किया गया। वही चीज तो भाई साहब को मैं भी समझाना चाहती हूँ। जब भी बोल रहे थे विपक्ष को खत्म करने का और विपक्ष को डराने का, जो धमकाने का काम किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है? 9 समन के बाद यदि अगर कोई एक्शन ले रहा है तो उसमें गलत कहाँ से है? जरा भाई साहब पूरी जानकारी लें कि विपक्ष अपनी बातों को रखे तो उस चीज पे खरा उतरे तो सही। कौन उनको मना किया है? विपक्ष को मना किसने किया है? लेकिन विपक्ष झूठ में झूठ बस लड़ते रहते हैं लोग अपने में कि मैं विपक्ष में खड़ा होकर के ये कर लूंगा वो कर लूंगा। 9 सम्मन गया है सोनाली जी, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सम्मन जाने के बाद से जो है कि कम से कम उनको सामना करना चाहिए था, सवालों का जवाब देना चाहिए था। ये मामूली बात नहीं है। 9 सम्मन जाने के बाद अगर कोई एक्शन ले रहा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जहां तक कि मैं समझ पा रही हूँ। और रही बात सरकार की डराने धमकाने की, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और इस जो है कि देश में जो है कि सरकार जो अभी बनने जा रही है वो पुनः फिर दोबारा इस जो है कि देश में जितने भी गरीब समाज के लोग रह रहे हैं उनके कल्याणकारी हितों के लिए योजनाएं चलाएगी और जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। जी सुनीता जी, जैसा कि आपने कहा कि कल्याणकारी योजनाएं सरकार चला रही है और चलाने का काम करेगी और जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। आज हम देवरिया जिले की बात कर रहे हैं कि वाकई में वहां की जनता जो है वो क्या सोचती है, वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वो अपना मतदान करेगी इस बार लोकसभा के चुनाव में, और क्या कुछ डिमांड है उनकी इस बार की सरकार से। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शहबाज जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो अब शहबाज जी आपसे यही है कि वाकई में वहां की जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वो मतदान करेगी इस बार, और क्या प्रमुख स्थानीय मुद्दे हैं देवरिया के? जी हम आपको बता दें कि जनता का अगर कहा जाए मुख्य मुद्दा प्रमुखता से तो यही रख रही है जनता सामने। ग्राउंड जीरो पे जाने के बाद लोगों का यही साफ तौर पे कहना हो रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई तो मेन मुद्दा है ही है जी। और सबसे बड़ी बात की जाए, जहां अभी हम खड़े हैं 71 सलेमपुर लोकसभा में, यहाँ की सबसे मेन समस्या रोड सड़क का मामला है। जिधर भी जाइए, हम आपको बता दें कि अभी जो सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ, जिधर भी जाइए लोग जो हैं बैनर पोस्टर लगा के चुनाव बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। आखिर लोग यहाँ तक इतने मजबूर क्यों हो गए कि उनको पोस्टर बैनर लगाना पड़ रहा है और चुनाव का बहिष्कार करना पड़ रहा है? क्योंकि जो उम्मीद के साथ उन्होंने वोट किया था, जो हमारे साथी पैनल पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनको इस चीज पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि जिधर भी जाइए लोग चुनाव
का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, और लोगों का यही कहना है कि हमारी जो समस्या है, आज 5 साल का दिन हो गया, ये समस्या समाधान नहीं हो पाई है अभी तक। जी सुनीता जी जवाब दीजिएगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि विकासकारी योजनाएं लाई जा रही हैं, आगे भी लाई जाएंगी और समाज को और देवरिया को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, लेकिन हमारे संवाददाता जो लगातार स्थानीय रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और स्थानीय रिपोर्ट भी और समस्याएं भी बता रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं। अभी आपने सुना कि किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव बहिष्कार करने की भी बात कर रहे हैं। उनकी जो समस्याएं हैं वो कई समय से खत्म नहीं हो पाई हैं। देखिए सोनाली जी, विपक्ष का काम होता है बोलना जी, और सरकार का काम होता है उस योजनाओं पे काम करना जी। तो विपक्ष जब विपक्ष में खड़ा रहेगा तो उसका काम ही है बोलना, विरोध करना, जाहिर सी बात है। तो लोग तो विरोध करेंगे ही, जो विपक्ष में है वो लोग विरोध करेंगे, उनको काम कभी दिख ही नहीं सकता है। अभी मैं हाल फिलहाल में आपको बता दूं कि ये पिंडी से लेकर के भागलपुर वाला जो रोड है उसका जो है कि भूमि पूजन हो चुका है, और साथ ही सलेमपुर विधानसभा की मैं रहने वाली खुद हूँ, सलेमपुर लोकसभा की रहने वाली हूँ, और अभी रोडवेज का जो है कि पूजन हुआ है, भूमि पूजन माननीय श्री विजय लक्ष्मी गौतम जी ने किया है। और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि रोड से लेकर के रोडवेज का काम हम लोग पूरा करेंगे, और इस बार जो है कि कुछ नया इतिहास हम लोग रचने जा रहे हैं 24 में, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन मैं इतना विपक्षियों को जरूर कहना चाहूंगी कि अगर विरोध करना है तो खुद के लिए लोग विरोध करें कि जब वो लोग थे तो क्या वो लोग किए थे, कम से कम इस पे भी सोचने पे थोड़ा सा माइंड लगा करके लोग सोचे कि हमने क्या किया था। तो सोनाली जी, सीधी सीधी बात है कि हम लोग जरूर विकास करेंगे, और सलेमपुर, खास तौर पे सलेमपुर लोकसभा के लिए इस बार जरूर विकास होगा। इसके लिए मैं सबको आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन दे रही हूँ कि बहुत जल्द रोड से लेके रोडवेज तक सारी चीजें कंप्लीट होंगी, तैयार होंगी, और उस पे सारे सर्व समाज के लोग उस पे चलेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। जी राजेश कासी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, अभी अभी सुनीता जी ने बताया कि किस तरह की विकासकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किस तरह से रोड का निर्माण किया जा रहा है, वहां पर शिलान्यास भी किया जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने कहा कि वहां पर रोड नहीं बन रहे, कई समय से ये समस्याएं चली आ रही हैं, काफी लंबे समय से, कि रोड की समस्या अभी भी बनी हुई है, बेरोजगारी की समस्या अभी भी बनी हुई है। लेकिन सुनीता जी ये दावा कर रही हैं कि ये जो सारी चीजें हैं विपक्ष द्वारा की जा रही हैं, बल्कि वहां की जनता ऐसा नहीं कहती है। राजेश जी जवाब दीजिएगा। जी धन्यवाद, मैं सुनीता जी का भी करना चाहूंगा जी, और आपके चैनल के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को जुड़ना मौका हुआ। बहन जी का जो कहना है वो सत्य है। बहन जी ने कहा कि अब विकास होगा, बहन जी ने पहले नहीं कहा। अभी बात आपकी चल रही है कि इन वर्षों में हमारे सांसद माननीय रविंद्र कुशवाहा जी थे और इन्होंने कितना विकास किया है तो ये आप लोग को भी पता है। मैं बता दूंगा, बहन जी भी जहाँ जाती है उन्होंने कहा कि शिलान्यास हुआ है, आचार संहिता लग गई, एक दिन पहले सारी चीज का शिलान्यास हुआ, बस अड्डे का भी हुआ। आप सलेमपुर से बरज प्यासी की तरफ जा रही हैं, वो रास्ता निर्माण, कितने दिनों से कितने लोग एक्सीडेंट में घायल हो गए, और बहन जी का इंटरव्यू आदरणीय निगम जी ने भी लिया था, तो बहन जी ने उसमें बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया। बहन जी अगर कह रही कि आगे विकास होगा तो मैं इनका स्वागत करता हूं कि आगे विकास होगा। अब तक जो हुआ है वो बहन जी बताएं ना। जी जैनुल जी आप जवाब दीजिएगा। जी देखिए, विकास को मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। एक सलेमपुर विधानसभा का एक बता रहे हैं, सलेमपुर लोकसभा के अंतर्गत सलेमपुर, जहां पे आपका माननीय सांसद महोदय जी ने आज जो है आपका केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है, उसी से थोड़ा सा बापू इंटर कॉलेज से आगे जाके एक रामपुर बालेपुर के लिए रास्ता जाता है, जो विगत 6 महीना साल भर हो गया, जो रोड नाम का कोई चीज नहीं है। आने जाने वाले लोग जो हैं वो रास्ता छोड़ दिए हैं, और उसका आप चाहे मेरी बात को प्रूफ करना हो तो ग्राउंड रिपोर्टर को भेज सकते हैं। जो रामपुर बालेपुर बड़े गांव हैं, और उस गांव के रास्ता इतना जर्जर हो गया है कि कोई उधर से न जाके भरथुआ होके रास्ते पे जाता है। एक तो वो रास्ता है, ब्लॉक प्रमुख है, वो विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, लेकिन कोई उस पे कार्रवाई नहीं हो रही उस सड़क पे। दूसरा यहाँ सलेमपुर से एक प्यासी, जो माननीय कलराज मिश्रा जी थे यहाँ,
उनका तो वो जो है गोद लिए थे उस गांव का। आज भी जो है इस रास्ते से जब सलेमपुर उत्तरी ढाला से उतर के नदावर घाट के रास्ते से जब प्यासी जाया जाता है तो परान छपरा होते हुए हरनही चौराहा होते हुए प्यासी जो पहुंचा जाता है, इतना गड़बड़ रास्ता है कि जिनको विश्वास न हो वहां एक बार जाके उस रास्ते से देख ले। लोग रास्ता आना जाना बंद करके मझौली से होके उधर से आते हैं, सलेमपुर की दूरी तय करते हैं। ये हमारे सांसद और विधायक जी का जो है नजर अगर उस पर पड़ता, विकास होता तो निश्चित रूप से सबका विकास होता। ये दोनों चीजें जो है ये लोग देख सकते हैं कि विकास इन्होंने कितना किया। आज भी हमारे यहाँ रोड पे जाम तमाम तरह की, दोनों तरफ टाउन एरिया, उधर आपका जो है जो टाउन एरिया के रास्ते से भरौली आजाद नर्सिंग होम होके उत्तरी ढाले तक आता है, वो सड़क जर्जर टूट चुकी है, उसका भी निर्माण नहीं है। उधर भी आने जाने वाले लोग जो है टाउन एरिया के चेयरमैन भी आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन वो सड़क अगर उधर से कोई गर्भवती महिलाएं चली जाएं अगर ई रिक्शा से वैसे, तो उनकी स्थिति हमको लगता है प्रसव रास्ते में ही हो जाएगा। इस तरह का आपका जो है रास्ता गड़बड़ है, उसकी भी आप रिपोर्ट ग्राउंड रिपोर्टर को भेज के ये सारे तमाम तरह के मामले को देख सकते हैं। और सलेमपुर लोकसभा के अंतर्गत मैं देख रहा हूं, हम लोग तो विपक्ष के हैं तो लोग कहेंगे कि आप ऐसी बात कर रहे हैं। हर जगह आप यूट्यूब पे, आप जो है सोशल मीडिया पे माननीय सांसद महोदय जी का, चाहे सिकंदरपुर बेलथरा, कहीं पे भी लोग जहां जा रहे हैं वहां पे सड़क पे रोक कर और कह रहे हैं कि हम लोग इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे। पूछते हैं सांसद महोदय जी की आखिर में क्यों, तो हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, तमाम इस तरह के देखने को मिल रहा है। कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी या जो भी हमारे लीडर बैठे हैं, मैं सबके सामने ये बात बता रहा हूं कि सोशल मीडिया में हम और आप एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, जो सच्चाई है उसको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सुनीता जी जवाब देंगी, जानू जी, सुनीता जी जवाब देंगी कि विरोध जो किया जा रहा है, आखिर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी सुविधाएं अगर सरकार दे ही रही है, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि सारी सुविधा दी जा रही है, विकास के काम किए जा रहे हैं, पर फिर भी विरोध प्रदर्शन क्यों, चुनाव बहिष्कार क्यों? सुनीता जी जवाब दीजिएगा। सारे सवालों के जवाब सोनाली जी 24 में मिलने जा रहा है और बहुत ही जल्दी आप लोगों को सारी सुविधाएं बखूबी बेहतर से बेहतर मिलने जा रही हैं। सुनीता जी आपने कहा कि 24 में जवाब मिल जाएगा। कि मैं भागलपुर से पिंडी न गई हूँ और सलेमपुर से मैं भरौली प्यासी वाला रोड हमने ना देखा हो, सारे रोडों को हमने देखा है। चाहे बालेपुर वाले रोड की जो चर्चा हो रही है, सारे रोडों को हमने देखा है। लेकिन मैंने सोनाली जी अभी आपसे कहा है कि भागलपुर से लेकर के पिंडी वाले रोड को लेकर के प्रदर्शन हुआ था और जो है कि रोडवेज के लिए भी प्रदर्शन हो रहा था सलेमपुर विधानसभा में, लेकिन सारे चीजों का पूजन हो चुका है और बहुत ही जल्द सलेमपुर लोकसभा और सलेमपुर विधानसभा की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलने जा रही हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। राजेश जी जवाब दीजिएगा, राजेश जी जवाब दीजिएगा कि 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ गठबंधन में जो लोग आए हैं वो इस सीट को जीतेंगे। लेकिन जो लोग हैं, जो जनता है यूपी की, उसके साथ ही देवरिया के जो लोग हैं वो चुनाव बहिष्कार करने का काम करेंगे, तो आखिर ये संभव कैसे? जी राजेश जी, आवाज म्यूट है। राजेश जी अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। बहन जी ने स्वीकार तो कर लिया ना कम से कम कि अब तक विकास नहीं हुआ है, क्योंकि इनको ये तो पता चल गया बहन जी को कि बरौली से लेकर के प्यासी तक, मगारा से ये लेकर के बरस तक या फिर भागलपुर की तरफ का, ये बहन जी स्वीकार कर ली। अच्छी बात है कि बहन जी ने स्वीकार किया। बहन जी ये जो दावा कर रही है कि अब विकास होगा, तो ये विकास होगा, ये तो भविष्य की बात है। वर्तमान समय में जो भाजपा की 80 सीट का दावा है, मैं बहन जी से ये बात कहना चाहूंगी, बहन जी जिस पार्टी से आती है उस पार्टी के मुखिया को देखिए। उस पार्टी के मुखिया ने, वो पार्टी के मुखिया जब समाजवादी पार्टी में होते हैं तो उनके लिए आदर्श बन जाते हैं अखिलेश जी। वो जब बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाते हैं तो बहन जी का भी सम्मान करते हैं। और वो आज इनको मौका मिलता है बहन जी को, तो बहन जी को जो मौका मिला, मैं एक बात कहना चाहूंगा बहन जी, देखिए इस देश में यदि संविधान है, उस संविधान की बदौलत आज आप जिस चैनल पे आप हैं, हम हैं, हमारे भाई साहब हैं, कि जो भी लोग जुड़े हुए हैं, तो पहले ये बात कीजिए कि अगर संविधान सही तरीके से अमल में लाया जाएगा तो विकास तो होना है, क्योंकि संविधान में सारी चीजें एकदम स्पष्ट है कि
अगर विधायक हैं तो विधायक का कार्य एकदम सीमित है, या फिर उनके जो भी अधिकार क्षेत्र है, सांसद है, उनका अधिकार क्षेत्र है। और भविष्य की जो संभावना, अब आपने कहा कि उसका शिलान्यास हो गया, बहन जी ये बात सही है, इसका शिलान्यास कब हुआ? जब एकदम सत्ता खत्म होने वाली है, सत्ता जाने वाली है, और सब लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो यहाँ के सांसद है तो मुमकिन नहीं है। मामला तो यहाँ के संसदीय क्षेत्र का है, मामला यहाँ के विधानसभा क्षेत्र का है। तो आप मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन तो ऐसा कहते हैं ना राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही बात कहती है, और उसके साथ ही विपक्ष भी ये बात कहता है कि एक मोदी की गारंटी और एक मोदी के चेहरे पर ये पूरे देश में चुनाव जीत जाते हैं, किसी और को सामने लाते ही नहीं। हमको ऐसे तो हाँ, तो वही बात है ना, तो हम ये तो कह ही रहे हैं, हम इसीलिए तो कह रहे हैं कि जब मोदी है तो मुमकिन है, तो हमको इनके सांसदों को चुनने की क्या जरूरत है? मोदी जी तो वहाँ रहेंगे ही, तो यहाँ सलेमपुर की सीट या देवरिया की पूरी सीट हमारे सांसद जीतने जा रहे हैं। ये इनके हवा में बात करने से और किसी भी चीज को तुरंत पलट देना और तुरंत उसको कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, जनता के बीच में क्या बात कहनी चाहिए, कैसे प्रलोभन देना चाहिए, कितना जुमला दे देना चाहिए, ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी इतना अपने लोगों को ट्रेंड कर चुकी है कि आपको क्या बात करना है। मेरी बहन को ये बात समझना चाहिए कि आज मेरी बहन जो बोल रही है वो सिद्धांत है। बहन जी आपको ये पता होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं को हक दिया, अधिकार दिया, आप जैसे लोगों को अधिकार दिया। और इसकी बात जब वो आपके मुखिया, आदरणीय मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी करते थे कि जब कोई बीमार होगा तो मंदिर नहीं जाएगा, अस्पताल जाएगा। तो आप लोग जो है, आपके मुखिया पहले हमारे गांव में एक दूसरे संप्रदाय से मिलकर के ऐसा कैडर और ऐसी बात करते हैं कि गांव में आपसी दुश्मनी हो जाती है। और जब आपके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आती है तो आपको याद आता है कि नहीं अब होगा, अब होगा। अरे ये तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मोदी जी से सवाल पूछिए कि अगर आपके शासन सत्ता में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, इसका मतलब आपका ध्यान रोजगार पे है नहीं। आप 80 करोड़ आज दे रहे हैं, कल आप सत्ता में आएंगे। सुनीता जी जवाब दीजिएगा, 80 करोड़ लोगों को राशन अगर मुफ्त दिया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपका ध्यान जो है वो बेरोजगारी पर नहीं है, केवल देश की जनता को 5 किलो राशन देने पर है। बस 5 किलो राशन पे सीमित करना है, 5 किलो राशन पे सीमित करना है उनको। सुनीता जी जवाब दीजिएगा। जिसे मैं कहना था बहन जी, याद करिए आप, कम से कम इस देश की दुर्दशा को याद करिए। और ऐसी बात नहीं है कि हम डिबेट करने आ गए, चैनल पे आ गए तो हम केवल वही गुणगान करें कि जो मुखिया। अरे ये गुणगान का असर तो दिख रहा है कि आज ही करंट में एक मुख्यमंत्री जो एकदम एक मॉडल बने हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति को और झारखंड जैसे मुख्यमंत्री को आप लोग जबरदस्ती ईडी और ये पूरे नहीं। तो ये राजेश जी ये कार्रवाई क्या आपको गलत लगती है? ईडी ने जो कार्रवाई की क्या ये गलत है? 9 बार समन भेजा गया, उसके बाद भी पेश नहीं हुए, जवाबदेही नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल की? एकदम अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही बनती है। ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, इसको तो फॉलो करना चाहिए और उनको ये बात करनी चाहिए। परंतु यह बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी अगर करेंगे तो आप अपने लोगों को, अपने भाजपा में जो चले जाते हैं, जितने आरोपी थे जो अगर भाजपा में नहीं थे, तो ये सरकार कहती थी कि ये जो है चोर है, फला लोग चोर है, फला पार्टी के ऐसे हैं, ये इन्होंने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। जब आपने घोटाला ही किया तो आपके पास कौन सा ऐसा दूध है कि आपने अपने पार्टी में शामिल करके उनको दूध का धूला बना दिया? आपने उनके खिलाफ भी तो जांच करनी चाहिए, उनके यहाँ भी तो ईडी आपको भेजना चाहिए, उनके यहाँ भी समन जाना चाहिए। जी सुनीता जी, राजेश जी बहुत देर से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी गलत बता रहे हैं और इसे राजेश जी भी यही कह रहे हैं कि आखिर सरकार इतनी तानाशाही कर रही है, क्या वाकई में ये सही है, कार्रवाई सही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी चुनाव से ठीक पहले? जी सुनीता जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इन्होंने माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पे उंगली उठाया जी। क्या इनको शायद नहीं पता है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर उस जमीन से उठ करके उस वायदे तक पहुंचे हैं जहां से कभी मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मैं इनको क्लियर बता देना चाहती हूँ कि क्या इनको इस बात का खटक है कि कोई राजभर समाज का कोई इस तरह का बेबाक नेता मतलब जो है कि इस उत्तर प्रदेश में बना है, तो इसके लिए आपके मन में कहीं ना कहीं खटक चल रहा है। जहां तक कि मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ, आप जिस तरह से संविधान बचाने की बात कर रहे हैं,
माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों पे, साहब कांसीराम जी के सिद्धांतों की बात करते हैं और आप आज उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। शायद उनके इतिहास को आप नहीं जानते हैं कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को अगर सत्ता का सिर्फ प्रलोभन होता तो विगत उन्होंने पिछले जो गठबंधन हुआ था उसमें वो खुद कुर्सी पे विराजमान थे, कैबिनेट पद को उन्होंने लात मार करके जो है कि इस समाज के लिए जो है कि छोड़ा था। शायद मुझे नहीं लगता है कि आप उनके इतिहास से वाकिफ हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस विकास के लिए आप आज चिल्ला रहे हैं या आज माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पे उंगली उठा रहे हैं, तो माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता मुझे नहीं लगता है कि बाबा साहब के बाद कोई और हुआ है, जहां तक कि मैं समझ पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए आपके अंदर जो है कि उथल पुथल चल रहा है, तो आज भी कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी उन गांवों की गलियों में उन कूचों पर घूमते हैं जिनसे गरीब जनता जुड़ी हुई है। गरीब जनता जो है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को खुद ही गरीबों का मसीहा कहती है, और आज जो आप उन पे उंगली उठा रहे हैं, तो ऐसा जो आप इस तरह से उंगली उठा रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, पीछे जाकर के देखना चाहिए। और सच कहिए तो माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने इसी गरीब समाज के लिए जो है कि उत्तर प्रदेश में जो है कि सबसे बड़ा उनको जो है कि दे करके और आज गरीब समाज के लोगों में जो है कि भेजने का काम कर रही है। और जो पंचायती राज जो उनका डिपार्टमेंट है उससे हम लोग उत्तर प्रदेश के जन जन तक पहुंच करके उन गरीब समाज के उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे जिससे गरीब समाज परेशान रहता है। ये माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का लक्ष्य रहा है और इस लक्ष्य को पूरा हम लोग जरूर करेंगे। राजेश जी आप जवाब दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब तो बेहतर तरीके से मिल गया है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर कहाँ से उठ के आए और कहाँ तक गए। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पे उंगली उठाना आसान है, लेकिन माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी इतना मेहनत करना उतना ही मुश्किल है। सोनाली जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। राजेश जी आप जवाब दीजिएगा। इतना मुश्किल है। एकदम देंगे, एकदम देंगे। बहन जी ने जो कहा, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का त्याग और उनका बलिदान, ये बात एकदम सही है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मगर मैं ये बहन जी से पूछना चाहता हूं कि बहन जी ने ये कहा कि आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद सीधे सीधे ओम प्रकाश राजभर के अलावा कोई जो है वो उनका मुकाबला या फिर उनका जगह नहीं ले सकता। ये मान्यवर कांसीराम साहब को भूल गई, मान्यवर कांसीराम साहब को ये भूल गई, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को भूल गई। इन्होंने कहा ओम प्रकाश, याद है, सुनिए मेरी बात, बहन जी मेरी बात सुनिए, बहन जी मेरी बात सुनिए, बहन जी आपकी बात मैंने गौर से सुना। बहन जी आप बीच में आपने बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। बहन जी मेरी बात जी राजेश जी बताइए। बहन जी आप, हो सकता है कि मैंने जो है, हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत अगर गलत हो भी गया होगा, मगर आप आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाकी अंदाज में जो भाषण होता है उस भाषण को भी तो आप कम से कम देखिए, आप उसको भी तो सुनिए कि उन्होंने कितना कहा। एक मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा कि मैं इनको घंटा बजाने के लिए वापस भेज दूंगा, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने कहा कि जो मैं डिबेट के माध्यम से चैनल पे नहीं कह सकता, अपमानजनक शब्द कहा। तो ये तो प्रलोभन है, ये भाजपा भी लालच में अभी सुनीता जी ने राजेश जी एक और बात कही, राजेश जी सुनीता जी ने अभी एक और बात कही कि सारी चीजों का जवाब, विपक्ष के हर एक हमले का जवाब 24 में मिल जाएगा। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब विपक्ष में सरकार किसी को बचने ही नहीं देगी तो आखिर लड़ेगी किससे। एक तरफा चुनाव जीतने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। बहन जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ जी। विपक्ष जो आज हल्ला कर रहा है, 1000 बार एक सही आदमी को चोर चोर कहा जाएगा तो वो चोर लगभग लोगों के बीच में हो जाएगा। और ये विपक्ष जो कह रहा है कि ये जो सत्तासीन लोग हैं ये कह रहे हैं कि विपक्ष बचेगा ही नहीं, तो ये तो उन्होंने मिशन ही बना लिया। ये आरएसएस का एजेंडा है, ये आरएसएस ने एजेंडा किया है कि विपक्ष जो है और संविधान खत्म करेंगे। इनके लोग, इनके सांसद, इनके विधायक
खुला चैलेंज करते हैं कि आने इस बार अगर मोदी जी बैठ जाएंगे तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। अरे उनको, मोदी जी को भी ये समझना चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उनको भी समझना चाहिए कि जो आर्टिकल 340 है उसमें वो जो उन्होंने राइट दिया, आर्टिकल 341 है उसमें SC ST को उन्होंने ST को उन्होंने राइट दिया, और 42 है उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने SC जाति के लोगों को दिया। और अगर बहुत पीछे आप जाती है तो हमारे लोगों की जो दुर्दशा रही है बहन जी, वो हमने देखा है। और इसीलिए हमारी पूरी जनता, पूरा भारत देखिए, भारतवर्ष जो है वो कोई एकल विरासत नहीं है, ये साझी विरासत है। भारत को आजाद कराने के लिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान रहा है। और ये इनके पास मोटो है कि एक ही मात्र शब्द निकल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। अरे बाबा साहब ने प्रियम्बल में, वो संविधान के प्रियम्बल में बहन जी को ये पढ़ना चाहिए कि उसमें लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष। हम किसी धर्म को गाली नहीं दे सकते और किसी धर्म की बात नहीं कर सकते, मगर भारत जब आजाद हुआ तो उसमें हम मुस्लिम को नहीं छोड़ सकते, ईसाई को नहीं छोड़ सकते, सिख को नहीं छोड़ सकते। और ये बहन जी, सुनीता जी आप जवाब दीजिएगा। एक सवाल ये भी है जी, बाबा साहब अम्बेडकर को जानना इतना आसान है क्या? और बाबा साहब कांसीराम साहब का योगदान भूल जाना। कांसीराम साहब को आप कितना पढ़िए मैं जानता हूँ। अरे कांसीराम साहब के साथ चल करके उन्होंने कैडर किया है, और ओम प्रकाश राजभर जी उनसे सीखे हैं, और आदरणीय मुलायम सिंह यादव उनसे सीखे हैं, आदरणीय हमारी बहन जी उनसे सीखी हुई है। और ये अम्बेडकरवाद है। आप मनुवाद की तरफ जितनी तेजी से बढ़ रही है ना, आप मनुवाद की तरफ बढ़िए, और आप ये भविष्य में ये भी लोगों को बताइए कि आने वाले समय में संविधान खत्म हो जाएगा। ये अपने मुंह से कहिए कि संविधान खत्म करने के लिए हमारे ओम प्रकाश राजभर जी वहां गए हैं। क्या अगर उनकी भावना पता होती ना तो बहुत सारे राजभर परिवार के लोग और आज भी हैं, हम लोग के साथ रहते हैं, साथी रहते हैं, वो दर्द हम लोग को समझ में आता है। कुल मिलाकर के राजेश जी, कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई या किसी के यहाँ भी ईडी की छापेमारी होती है, वहां से कुछ भी बरामद होता है भारी संख्या में, तो कुल मिला के ये सारे काम सरकार करवा रही है, भाजपा करवा रही है, और वो भी केवल चुनाव जीतने के लिए। सुनीता जी जवाब दीजिएगा। और बात करें अगर देवरिया की तो वहां पर बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा जो है वो ज्यादा प्रमुख है। अरविंद केजरीवाल ने जो विद्यालय और जितना अरविंद केजरीवाल ने किया है वो उनका योगदान इनको पच नहीं रहा है, इनको पच नहीं रहा है योगदान अरविंद केजरीवाल का। इनको शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और ये सारे सोरेन लोग जितने भी है ना, आदिवासी लोग, इनको पच नहीं रहे हैं। हसदेव जंगल काटा जा रहा है, ये इनके समझ में नहीं आएगा। ये 80 करोड़ लोगों को केवल 5 किलो राशन देकर के अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को ये, लेकिन वो तो कह रहे हैं केवल 80 करोड़ राशन ही नहीं दे रहे हैं, एयरपोर्ट भी दे रहे हैं, उसके साथ कई सारे डेवलपमेंट के काम भी कर रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है। जितना धन इनके पास इकट्ठा हुआ कोई डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट अगर आपको देखना है तो डेवलपमेंट आपको दिखेगा जिस समय में कोविड का काल था और जिस समय नोटबंदी हुई थी। आप ये देखिएगा कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बीजेपी के 5 स्टार 2 स्टार जितने भी कार्यालय बने हैं ना बहन जी, इस चीज को जाकर के देखिएगा। यहाँ पे लोग दवाई के बिना मरे हैं। अभी आप देवराहा होगा, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज देवरिया में बना हुआ है, मगर देवराहा मेडिकल कॉलेज से वही मेडिकल कॉलेज से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को मरीज रेफर होता है। यहाँ पे अभी मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ, पूर्ण रूप से इक्विपमेंट्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सुनीता जी आप जवाब दीजिएगा कि बड़े बड़े केवल दावे किए जा रहे हैं, जमीनी स्तर पर चीजें अलग हैं और वहां पर डेवलपमेंट का काम तो हुआ है लेकिन सुविधाएं आज भी नहीं है। देखिए सोनाली जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने कहा है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के शब्दों का जो आप उनको पहले सुनिए, उनके भाषण को सुनिए। हम बहुत सारे ऐसे मंच होते हैं जहाँ पे मैं माननीय नेताजी के साथ मौजूद रहती हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो जिनको ये चाहते हैं या मानते होंगे या जिनकी राजनीति इनको पसंद है, कुछ लोग चिरकुट का शब्द बोलते हैं। क्या चिरकुट शब्द मतलब शोभनीय शब्द इनको लगता होगा या छोटे से मैं बात लगता होगा? तो मैं बधाई देना चाहूंगी कि अगर ये सब शब्द बहुत अच्छे शब्द हैं तो मैं इनको बधाई दूंगी कि ऐसे शब्दों से आप लोग जब नमाजे जाते हैं तो कैसा महसूस आप लोगों को होता होगा। तो कहीं ना कहीं सोनाली जी, मैं इन सारी चीजों को मैं इनकी बातों को मैं सुन करके इनको एक ही चीज कहूंगी कि चाहे वो
साहब कांसीराम जी हो, चाहे बाबा साहब हो, हम सारे लोगों के ऋणी हैं और हम सारे लोगों के सिद्धांतों को मान करके चलने वाले सुनीता जी वापस देवरिया के मुद्दे पर ही लौट करके आते हैं। अभी अभी राजेश जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज तो बना, लेकिन उसके बाद हमें वापस से जाना पड़ता है गोरखपुर, क्योंकि यहाँ पर सुविधा नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज बना है, सुविधा नहीं है, तो इस तरह के डेवलपमेंट का क्या फायदा? मैंने जी, उन लोगों का काम ही होता है। पहले मेडिकल नहीं था तो जी के साथ लोगों को अब चाहिए कि वहां पे कोई सुविधा नहीं पाते हैं। मतलब कुछ भी करो तो पहले वो नहीं था, वो पहले मेडिकल नहीं था, मेडिकल बना है तो उसमें सुविधाएं नहीं है। तो सोनाली जी, विपक्ष की जो इच्छा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इन सारी इच्छाओं की तो इसका मतलब यही है कि ये जो सारी इच्छाएं हैं केवल विपक्ष की तरफ से। जी, और लेकिन देवरिया का मुद्दा अभी भी प्रमुख बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के आरोप लगाए गए विपक्षियों की तरफ से। एक बार कहा गया कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि चुनाव नहीं होने दिया जाएगा और चुनाव बहिष्कार को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है लगातार। उसके साथ ही रोड की समस्या भी सामने आई है। वहीं अभी अगर बात करें तो उसको लेकर डेवलपमेंट को लेकर के, मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट को लेकर के सरकार जो लगातार दावे करती है, इसको लेकर के भी एक बात सामने आई, जो कि वहां पर सुविधाएं नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सवाल यहीं पर छूट जाता है कि आखिर डेवलपमेंट की बात तो हो रही है, विकास की बात हो रही है, लेकिन वाकई में विकास कहां है? क्योंकि इस पूरी चर्चा से यही समझ में आता है कि जो रास्ते हैं वो बनाने की बात कही जाती है कि रोड बन गए हैं, बड़े बड़े और हॉस्पिटल्स बन गए हैं, मेडिकल कॉलेज बन गए, एयरपोर्ट बन गए, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वाकई में ये सारी चीजें बन गई हैं और इनकी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, जनता को मिल रही है? और देश की जनता जो विरोध कर रही है, चुनाव बहिष्कार करने की बात कर रही है, इस बार देवरिया की जनता, क्या वाकई में वो इस बार चुनाव बहिष्कार करेगी या फिर एक बार फिर से इसी सरकार को चुनेगी या किसी और की तरफ रुख करेगी? वहीं लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को भी लोकतंत्र का गला घोटना जैसा बताया गया है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं, ये सारे सवाल जो हैं, यहीं पर छूट जाते हैं। इनके जवाब भी बेहद अहम हैं, जो कि देश की जनता कहीं ना कहीं देगी ही जरूर। बता दें आपको, देवरिया लोकसभा के अंतर्गत देवरिया, तमकुही, राज और फाजिल नगर, इसके साथ ही पत्थरदेवा, रामपुर, कारखाना विधानसभा सीटें हैं। 2011 की जनगणना की जिले की आबादी 31 लाख से ज्यादा है। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव में 14 राज्यों में विपक्ष के लिए भाजपा के सामने चुनौती पेश करना कतई आसान भी नहीं है, क्योंकि इन राज्यों में भाजपा 2019 में 50% से अधिक वोट हासिल करने में सफल रही थी। उस समय 224 सीटें ऐसी थी जिन पर भाजपा प्रत्याशियों को 50% से अधिक वोट मिले थे और भाजपा को अकेले 303 और राजग को 351 सीटें जीतने में इन राज्यों की अहम भूमिका भी रही थी। अब देखना यह है और सवाल भी यही है कि इन राज्यों में जीत के लिए विपक्षियों ने गठबंधन तो किया, लेकिन बात नहीं बन पाई है। अब अरविंद केजरीवाल के बाद, ये गिरफ्तारी के बाद, ये सारी चीजें और भी ज्यादा गठबंधन के लिए मुश्किल हो गई हैं। तो देखना यह है कि अपने अपने राज्य में एकल चुनाव लड़ने का जो फैसला किया गया है, क्या वाकई में अब वो सफल हो पाएगा? गठबंधन इस चुनाव को जीत पाएगा? अब इसके बाद गठबंधन के लिए भाजपा को हरा पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं भाजपा के लिए भी चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि किसान, युवा, बेरोजगारी, महंगाई से देश का हर एक नागरिक परेशान है। तो क्या पक्ष और विपक्ष के जीत का फॉर्मूला, जिस पर भरोसा करके जनता मतदान करेगी, वो कहीं ना कहीं सही हो पाएगा? चुनावी चक्रव्यूह में होगी इन सभी मुद्दों पर बहस और चर्चा भी, और चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट हमारे साथ आप देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।